नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपनी और अपनी सेहत से जुड़ा इंडिया न्यूज का बेहद खास शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। साथियों, आज जिस बीमारी की हम बात करने वाले हैं उस बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित युवा है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल पेन की, जिसे आम भाषा में गर्दन का दर्द भी कह दिया जाता है। साथियों, ये दर्द इतना भयंकर होता है कि इसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल का दर्द गर्दन के पिछले हिस्से से होना शुरू होता है, जिसकी वजह से उठने बैठने घूमने फिरने तक में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस बेहद खास शो में हमारे साथ है डॉक्टर विनीता कंसल, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। आज के शो में डॉक्टर विनीता कंसल हमें बताएंगी कि सर्वाइकल का दर्द क्या है, कैसे शुरू होता है, क्यों होता है, इस समस्या का परमानेंट इलाज क्या है और इस दर्द में क्या परहेज जरूरी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं सर्वाइकल के दर्द को मिटाने की जानकारी पाने वाला यह खास शो। डॉक्टर विनीता, इंडिया न्यूज के इस बेहद खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनीता कंसल, फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर हेल्दी लिविंग फिजियोथेरेपी क्लिनिक फरीदाबाद, एक्स अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर विनीता, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि सर्वाइकल का दर्द आखिर होता क्या है और ये शरीर में क्यों पैदा होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या। जी। सर्वाइकल यानी रिलेटेड टू द नेक, स्पॉन्डिलोसिस यानी डीजनरेशन या वेयर एंड टेयर। तो बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हमारे जो नेक के वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा मतलब हमारी जो स्पाइन की हड्डियां होती है उनको मेडिकली वर्टिब्रा बोला जाता है, उनमें डीजनरेशन यानी वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है, उसी को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। जी। डॉक्टर, जब गर्दन में हल्का दर्द होता है तो पता नहीं चलता हमें, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये क्यों होती है। ओके, इसके मुख्य कारण है पुअर नेक पॉस्चर, ऑक्यूपेशन रिलेटेड स्ट्रेस, जिसमें हमारे कुछ इस तरह की ऑक्यूपेशन हैं जहाँ पे नेक मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं या रिपीटेड नेक मूवमेंट्स रहते हैं। जैसे डेंटिस्ट प्रोफेशन है, डेंटिस्ट्री में नेक बेंडिंग बहुत ज्यादा रहती है। कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग रहती है, प्रोलॉन्ग वर्किंग ऑन द लैपटॉप रहता है, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, या टीचर्स हैं जिनमें ओवरहेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रहती हैं, राइटिंग है, देन चेकिंग द नोटबुक्स एंड ऑल। तो बेसिकली जहाँ भी नेक बेंडिंग ज्यादा होती है उन केसेस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन स्ट्रेस इज आल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, स्मोकिंग इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेक। जी। तो डॉक्टर, जैसे देखा गया है कि जैसे भी आपने लक्षण बताए कि कैसे होते हैं, तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने पॉस्चर को मेंटेन करना होता है। जी। बेसिकली पॉस्चर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जितना हमारा पॉस्चर नॉर्मल रहेगा उतने हमारे नेक पे फोर्सेस कम जाएंगे, स्पाइन की डीजनरेशन कम होगी और उतना ही हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जी। डॉक्टर, आज के आधुनिक दौर में देखा जा रहा है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर अपना काम पूरा कर रही है या फिर मोबाइल पर काफी समय बिता रही है। क्या इस बिजी लाइफस्टाइल और लगातार काम करने की आदत से भी सर्वाइकल के दर्द की समस्या हो सकती है। एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मेन कारण ही पुअर नेक पॉस्चर है। आइडियली एक अडल्ट ह्यूमन हेड का वेट 4.5 केजी, 4.5 टू 5 केजी होता है। जैसे ही हमारा नेक का पॉस्चर खराब होता है, जैसे फॉरवर्ड हेड पॉस्चर है, इसमें इनफैक्ट 1 इंच फॉरवर्ड हेड होने से ही हमारा जो हेड का वेट है वो एडिशनल 4.5 केजी बढ़ जाता है। दैट मीन्स हेड का वेट जो 5 केजी था अब वो 9.5 केजी का हो गया। तो इसका मतलब ज्यादा हेड का वेट होने से ज्यादा फोर्सेस हमारे नेक पे फॉल करते हैं, मसल्स इम्बैलेंस हो जाता है, फटीग जल्दी आ जाती है और सर्वाइकल के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर, देखा गया है कि कभी-कभी जिनको सर्वाइकल का पेन होता है तो उनकी गर्दन जो है ऊपर से थोड़ी सूज जाती है, तो वो क्या कारण होता है। बेसिकली उसमें नेक मसल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ मसल्स टाइट हो जाती हैं, कुछ मसल्स लूज हो जाते हैं, आई मीन लेंथन हो जाते हैं। जी। तो इस मस्कुलर इम्बैलेंस के कारण नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से वो स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर, कोई भी बीमारी शुरुआत में नॉर्मल होती है, लेकिन सही समय पर उसका इलाज ना किया जाए तो वो गंभीर हो जाती है। सर्वाइकल भी उन्हीं में से एक है। आप हमें बताइए कि सर्वाइकल के रिस्क फैक्टर क्या है। सर्वाइकल के रिस्क फैक्टर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर फिर से
पुअर नेक पॉस्चर। जी। जितना पॉस्चर हमारा पुअर रहेगा, हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम अपने आप को प्रीडिस्पोज कर रहे हैं नेक प्रॉब्लम्स के लिए। हाँ जी। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे ही हमारा हेड का पॉस्चर चेंज होता है, फॉरवर्ड हेड में जा रहे हैं, या मोबाइल यूजेज की वजह से जैसे हम नेक बेंडिंग करते हैं, जितनी ज्यादा हमारी नेक बेंडिंग होती जाएगी, उतने ही ज्यादा हमारे नेक पे फोर्सेस होते हैं और उतना ही ज्यादा जॉइंट का वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इज अ पुअर लाइफस्टाइल। Lifestyle is one of the most important factors which contribute towards the development of cervical spondylosis. Excessive stress also contributes to cervical spondylosis. जितना ज्यादा हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, हमारी नेक मसल्स उतनी ही टेंस रहती हैं, शॉर्टन हो जाती हैं, पेन के एपिसोड्स और इसके एक्यूट एपिसोड्स ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। तो डॉक्टर मेरा पूछना ये है, जैसे जिसको सर्वाइकल का पेन होता है, जैसे भी आपने बताया कि स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग लोग छोड़ते नहीं है, तो स्मोकिंग की वजह से ऐसा क्यों असर पड़ता है कि सर्वाइकल हो जाता है, या फिर टेंशन का इससे क्या रिलेशन है? एक्चुअली स्मोकिंग से हमारा स्पाइन का ब्लड सप्लाई रिड्यूस होता है। तो कोई भी एरिया जहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगा, वो अल्टीमेटली हील नहीं होगा। जी। ब्लड सप्लाई पुअर होने की वजह से हीलिंग डिले हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल वेयर एंड टेयर तो होता ही रहता है जॉइंट में, जॉइंट्स में, इसके साथ भी नॉर्मल रीजनरेशन होनी ही है। बट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, या एक्सेसिव इनकरेक्ट पॉस्चर हो गया, तो वेयर एंड टेयर तो हो रहा है लेकिन हीलिंग नहीं हो रही है। तो स्मोकिंग इज नॉट द सोल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग प्राइमरली। इट इज लाइक जो लोग स्मोक ज्यादा करते हैं उनमें हीलिंग स्लो डाउन होती है, ब्लड सप्लाई स्पाइन की रिड्यूस हो जाती है, इसके कारण वो वेयर एंड टेयर फास्ट रहता है। अच्छा, तो ये तो स्मोकिंग का हो गया। अब जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का क्या लेन देन है इससे? बेसिकली व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड, आवर नेक मसल्स आर आल्सो स्ट्रेस्ड। ओके। तो टेंशन में हमारी नेक मसल्स जो होती हैं वो शॉर्टन हो जाती है बेसिकली। ओके। उन पे ज्यादा स्ट्रेस आता है। whenever we are relaxed, our face is relaxed, our neck is relaxed, shoulders are relaxed, तो जब हम टेंशन में होते हैं, आपने देखा होगा ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हमें हेडेक्स होने शुरू हो जाते हैं, नेक में थोड़ा सा जकड़न कह लीजिए, अकड़ाव सा आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो नेक पेन एंड स्टिफनेस ज्यादा आती है। डॉक्टर, ये तो हमने अच्छे से जान लिया कि सर्वाइकल में किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सर्वाइकल के दर्द में रोगी का क्या डाइट प्लान होना चाहिए, यानी कि इस समस्या में रोगी की डाइट और लाइफस्टाइल कितनी मायने रखती है? जी, लाइफस्टाइल का नेक पेन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, जंक फूड से आपको बचना है। जितना ज्यादा आप जंक फूड लेंगे, आपको डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको डाइट में कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, आप बनानास ले सकते हैं, आप मखानास ले सकते हैं, सोप नट्स वगैरह ले सकते हैं। हेल्दी डाइट रखना है बेसिकली आपको। एंड रिगार्डिंग द लाइफस्टाइल, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। एंड बाय दिस आई मीन गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग। कुछ टाइम अपने लिए निकालिए जिसमें आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। देन आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल्स को लो रखेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा। बेसिकली ज्यादा नेगेटिव होने से भी हम स्ट्रेस कोप अप नहीं कर पाते, जिससे हमारा चीजों की तरफ का नजरिया चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। सो जस्ट बाय कीपिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, ना सिर्फ सर्वाइकल, एक्चुअली देयर आर सो मेनी डिजीजेस जो स्ट्रेस बॉर्न होती है, जिसको हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोलते हैं। यानी इमोशन जो है वो एक फिजिकल सिम्टम में चेंज हो जाता है। सो अच्छा है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखे, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चलिए मैम, आपने लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया कि क्या खाना चाहिए। अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपको ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है? बेसिकली आपको जंक फूड अवॉइड करना है, बिकॉज जंक फूड लेने से न्यूट्रिशन बहुत पुअर जाता है बॉडी को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। ऐसे स्पेसिफिक फूड्स तो नहीं है, बेसिकली जंक फूड अवॉइड करना है। जी, ओके। तो डॉक्टर विनीता, सर्वाइकल पेन होने पर अक्सर लोग सोचते हैं कि काश सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज घर में मिल जाए तो बेहतर है। डॉक्टर, क्या इस समस्या से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी बता सकती हैं आप हमारे दर्शकों को? जब भी आपको एक्यूट एपिसोड आए सर्वाइकल का, जिसमें आप गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है या जकड़न महसूस हो रही है, हाथों में झंझनाहट आ रही है,
भारीपन है या सुन्न हो रहे हैं हाथ वगैरह और पेन बहुत सीवियर है, शोल्डर में जा रहा है पेन या अपर बैक में जा रहा है, अचानक से जब दर्द आए उस समय आपको कोल्ड पैक लेना है, उस समय आपको गर्म की सिकाई नहीं करनी है। एक बहुत कॉमन मिथ है, जैसे ही पेन आया लोग गर्म की सिकाई कर लेते हैं, वो बेसिकली सिम्टम्स को बढ़ा देता है, वो दर्द और सूजन दोनों को ही बढ़ाता है। तो आपने एक्यूट एपिसोड, एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट ऑफ अ कंडीशन, एक्यूट एपिसोड में आपने कोल्ड पैक लेना है। अब कोल्ड पैक की टाइम कुछ आपने सावधानियां बरतनी है। कोल्ड को आपने डायरेक्टली बॉडी पे अप्लाई नहीं करना है। कोल्ड पैक को आप टॉवल या कॉटन क्लॉथ में रैप करिए। सिर्फ आपको जेंटल कोल्ड लेना है, मतलब फ्रीजी कोल्ड नहीं लेना है जी। और 7 to 10 मिनट्स के लिए लेना है। दिन में आप 3 से 4 बार इसे रिपीट कर सकते हैं जी। आपको ये फर्स्ट 2 to 3 डेज लेना है, उसके बाद आप हॉट पैक पे स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे अभी मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, लेकिन इसका नजरिया थोड़ा चेंज हो गया है कि सर्वाइकल के दौरान गर्दन पे सूजन की संभावना जैसे हो जाती है, ऐसे में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज कैसे करें ताकि इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए? इनिशियल जो स्वेलिंग आती है उस टाइम पे आपको कोल्ड पैक लेना है। कुछ दिन बाद आप हॉट पैक पे स्विच हो सकते हैं, लाइक आफ्टर 3 to 4 डेज। एंड जब आपका पेन सेटल हो जाए उसके बाद आप धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अ गुड स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसके लिए आप मेडिकल सुपरविजन, आई मीन फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी सेशंस ले सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर, अभी आप हमारे दर्शकों को कुछ एक्सरसाइज बताना चाहेंगे कि जो दर्शक घर में बैठे कर सके, आसान हो? जी बिल्कुल। जी, थोड़ा-सा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक शो चल रहा है, अगर सही तरीके से एक्सरसाइज करते हुए अगर आप बताएंगी तो ज्यादा अवेयर हो पाएंगे इस प्रॉब्लम से। हाँ जी। एक्सरसाइजेस बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। बेसिकली डे टू डे प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है, पेशेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। तो कभी ये मत कहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, योर हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, बिकॉज अनलेस आप अपने लिए टाइम निकालेंगे प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व शायद नहीं होगी। और एक्सरसाइज को बोझ समझ के नहीं, एक्सरसाइज को एंजॉय करके करिए। अगर आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो यू आर ब्लेस्ड जी। The first exercise is called chin tucking exercise. This exercise can be done at anywhere. आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने चिन को पीछे लेके जाना है, होल्ड फॉर 5 काउंट एंड रिलैक्स। नीचे नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पीछे लेके जाना है, होल्ड फॉर 5 काउंट एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेसिक नेक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जिसमें आप नेक को फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, आप नेक को बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं, राइट टर्न कर सकते हैं, देन लेफ्ट टर्न कर सकते हैं, साइड बेंडिंग कर सकते हैं, जिसमें ईयर टू शोल्डर आप कर सकते हैं। बेसिकली हेड को आपको टुवर्ड्स द शोल्डर लेके आना है, उतना ही करिए जितना कंफर्टेबली आप कर पा रहे हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है शोल्डर श्रग्स, जिसमें आपको शोल्डर को फर्स्ट रेज करना है, देन पीछे की तरफ रोल बैक करना है, होल्ड फॉर सम टाइम एंड देन। तो ये एक्सरसाइज मतलब मॉर्निंग टाइम में करनी चाहिए या इवनिंग, या मतलब कभी भी कर सकते हैं? एक्सरसाइजेस कभी भी कर सकते हैं आप, बिकॉज ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे कर सकते हैं। मतलब इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस हैं ये कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी इवन कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कभी कभी क्या होता है कि काफी देर तक हम सिस्टम पे काम करते हैं तो हमारी नेक मतलब एक तरह से अकड़ जाती है, तो वहां पर भी कहीं भी साइड में जाके एक्सरसाइज की जा सकती है। डॉक्टर, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि सर्वाइकल होने का एक मुख्य कारण गलत पोस्चर है, डॉक्टर हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारे उठ में बैठने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि इस समस्या से दूरी बनी रहे। बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हर 20 से 30 मिनट पे अपने पोस्चर को चेंज करिए। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं तो आप रिमाइंडर्स लगा लीजिए, आप अपने फोन में रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। हर 20 मिनट में आप अपने चेयर से उठिए, एक राउंड लेके आइए और दोबारा आके चेयर पे बैठ जाइए। अगर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप अपनी सीट से उठिए, आपका पोस्चर चेंज हो जाएगा। जो मसल थोड़ी देर में आपको शायद पेन दे दे, बिकॉज पोस्चर चेंज हो गया तो मसल विल गेट टाइम टू रिलैक्स एंड आप पेन में एंड अप नहीं करेंगे जी। तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। एंड सिटिंग पोस्चर आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी बैक सपोर्टेड रहे। मेनी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वो चेयर पे आगे आके वर्क करते हैं, देयर हैंड्स आर स्ट्रेट, देयर बैक इज नॉट रिलैक्स्ड। तो अपनी चेयर को अपने टेबल के पास रखिए, आपके फुट सपोर्टेड होने चाहिए। आपका जो
लाइक सपोज टेबल इज देयर, आपका हैंड्स रिलैक्स होना चाहिए, हम्म, आर्म एंड फोरआर्म एंगल शुड बी अराउंड 100 to 110 डिग्रीज। जी, आपकी बैक सपोर्टेड होना चाहिए, आप पीछे एक लंबार सपोर्ट लगा सकते हैं, नहीं हम्म, तो कुशन लगा सकते हैं। एंड देन यू विल बी क्लोज टू द टेबल, एंड देन रिलैक्सली आप वर्क कर सकते हैं। अनसपोर्टेड नहीं बैठना है। बेसिकली मेनी पीपल दे कम फॉरवर्ड, हम्म, आर्म्स आर स्ट्रेट, जी, देन दे श्रग देयर शोल्डर्स, वो नहीं करना है बिकॉज उससे मसल्स बहुत जल्दी थक जाते हैं हम्म। एंड यू गेट पेन वेरी वेरी सून। डॉक्टर, क्या सर्वाइकल की समस्या को योग से भी दूर किया जा सकता है? और इस समस्या में सबसे कारगर एक्सरसाइज कौन सी है जो सीधा गर्दन के दर्द को प्रभावित करती है? क्या योग से गर्दन के दर्द को जड़ से खत्म किया जा सकता है? योगा का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की ट्रीटमेंट में योगदान है, लेकिन एक्यूट फेज में जब आपको बहुत ज्यादा दर्द है उस समय आपने योगा नहीं करना है। उस समय इनफैक्ट आपको किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्यूट फेज मतलब सडन ऑनसेट ऑफ पेन। जब ज्यादा पेन है, इट इंडिकेट्स कि अंदर टिश्यूज में पेन है, सूजन है। उस समय अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करेंगे तो वो पेन और इन्फ्लेमेशन को एग्रीवेट करेगा और आपकी कंडीशन को फर्दर डिटीरियोरेट करेगा। उस समय आपने रेस्ट लेना है। देन अगेन योगा इज बेसिकली जनरलाइज्ड एक्सरसाइजेस। जब भी आप कोई पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन फेस कर रहे हैं उस समय आई एडवाइज कि आप फिजियोथेरेपी गाइडेंस के अंडर एक्सरसाइजेस करिए। खुद से खाली यूट्यूब देख के एक्सरसाइज मत करिए या जनरलाइज्ड योगा देख के एक्सरसाइज मत करिए, जी, बिकॉज हो सकता है आप 10 एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें से अगर आपने 9 ठीक करी, एक भी गलत कर दी तो वो आपकी कंडीशन को वर्सन कर देगा। इसलिए मेडिकल सुपरविजन, फिजियोथेरेपी गाइडेंस बहुत जरूरी है। डॉक्टर, अक्सर देखा गया है कि सर्वाइकल के दर्द से पीड़ित रोगी को रात में सोने में काफी समस्या होती है। ऐसी स्थिति में रोगी को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि रोगी को गर्दन दर्द की समस्या में आसानी से नींद आ सके? अक्सर देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में नेक पेन या बैक पेन होता है उनकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। तो बेसिकली आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है जब आप सो रहे हैं। एक कॉमन मिथ है कि जिनको गर्दन में दर्द है उनको पिलो नहीं यूज करना है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी इसका मिथ, आपको पिलो यूज करना है और करेक्ट हाइट का पिलो होना बहुत जरूरी है। पिलो आपकी हाइट, पिलो की हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपका नेक और आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आए। अगर पिलो बहुत ज्यादा ऊंचा होगा उससे भी नेक पेन आने के चांसेस रहते हैं। जी, स्पाइन का पोस्चर ठीक नहीं रहेगा। पिलो अगर बहुत पतला है तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है। आप अपना नॉर्मल हाइट का पिलो यूज करिए जिससे कि सोते टाइम आपका नेक और बॉडी एक ही लाइन में आए। तो सोने के लिए बेसिकली जिस साइड आपको पेन है नेक में, सपोज राइट साइड पेन है, तो आपको राइट करवट लेके नहीं सोना है, आपको सीधा सोना है या तो लेफ्ट करवट लेके सोना है। आप लेग्स बेंड कर सकते हैं, लेग्स के बीच में एक पिलो लगा सकते हैं। आपको उल्टा नहीं सोना है। Sleeping on your belly is the worst position if you are facing from neck pain. So उल्टा नहीं सोना है, सीधा आप सो सकते हैं, लेकिन पिलो की हाइट करेक्ट होनी चाहिए। Do not use two pillows or a very thick pillow, and do not sleep on the side which is painful. Sleep on the other side. मतलब जिसे कहते हैं लोग कि मतलब तकिया नहीं लगाना चाहिए, पिलो नहीं लगाना चाहिए, ये एक मिथ है? ये एक myth है। ओके, तो जैसे मैम क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि गर्दन का जो पोजीशन है उसमें गैप नहीं होना चाहिए, तो उस गैप को फिल करने के लिए मतलब जो पिल्लो है वो बहुत सॉफ्ट यूज करें। Pillow should be firm basically, not Okay. too soft, not too hard. It should be firm. तो लगा सकते हैं? पिलो लगाना है इनफैक्ट। देखिए अगर आप पिलो Okay. नहीं लगाए, सपोज आई एम स्लीपिंग, आई एम नॉट यूजिंग अ पिलो एंड आई एम स्लीपिंग स्ट्रेट, मेरा हेड पीछे की तरफ जाएगा। जी, सिमिलरली जब अगर हम साइड पे सो रहे हैं, आप देखिए अगर पिलो नहीं लगाएंगे और आप साइड पे सो रहे हैं तो आपका हेड नीचे की तरफ फॉल करेगा। अच्छा, तो वो एक तरफ पोस्चर की मसल्स शॉर्टन हो हाँ जाएंगी और जी, एक तरफ की मसल्स लेंथन हो जाएंगी। जब भी आप जैसे सपोज साइड लाइन में सो रहे हैं तो पिलो की हाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपका नेक और बॉडी इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोग जिनको भी मतलब सर्वाइकल पेन होता है वो तकिया लगाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, पिल्लो का यूज करना बंद कर देते हैं। ये बहुत पेशेंट्स में हमने देखा है व्हेन वी आस्क देम से कि हम तो पिलो यूज ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो इट्स अ मिथ एक्चुअली। ओके, नॉट यूजिंग पिलो मे एग्रीवेट योर कंडीशन। डॉक्टर, अक्सर लोगों को सर्वाइकल पेन की परेशानी हो जाए तो ये कितने समय तक रहती है? और साथ साथ ये भी बताइए कि इस समस्या में फिजियोथेरेपी कितना असरदार है? क्या फिजियोथेरेपी से इस समस्या का परमानेंट इलाज हो सकता है? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर एक बार हो गया तो इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। रीजनरेशन टाइम टू टाइम होगी ही होगी। अभी हम पे डिपेंड करता है कि आप
एक्सरसाइजेस के थ्रू या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके थ्रू उसकी प्रोग्रेशन को कैसे रोकते हैं। जी। सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स पे भी डिपेंड करता है। अगर सिम्टम्स की सिवियरिटी बहुत हाई है तो एपिसोड उसका लंबा चल सकता है, किसी के लिए वो 2 दिन हो सकता है, किसी के लिए वो 2 महीने भी हो सकता है। जी। नाउ कमिंग टू द फिजियोथेरेपी, बेसिकली फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा जो है ये मेडिकल फील्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिसका रोल है इंजरी प्रिवेंशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ मूवमेंट एंड फंक्शन। फिजियोथेरेपी का इस कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो 2 ब्रॉड एरियाज में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रिवेंटिव रोल एंड थेरेप्यूटिक रोल। प्रिवेंटिव रोल यानी प्रिवेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें हम पेशेंट्स को प्रॉपरली एजुकेट करते हैं कंडीशन के बारे में, डूज एंड डोंट्स बताते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से उनको अपना पॉस्चर रखना है, क्या क्या रॉन्ग पॉस्चर्स हैं, कैसे उनको सोना है, क्या सिटिंग पॉस्चर्स हैं, कैसे मोबाइल यूज करना है, कैसे लैपटॉप यूज करना है, वो सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। तो प्रिवेंशन से क्या होगा, बेसिकली अगर प्रॉपरली पेशेंट्स प्रिकॉशन फॉलो कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं या फिर उसका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। तो प्रिवेंशन आई विल से कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट पार्ट। जी। नेक्स्ट इज कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। फिजियोथेरेपी में बहुत सारी मशीन हम यूज करते हैं, मोडालिटीज, इलेक्ट्रॉनिक मोडालिटीज बोलते हैं, जो पेन रिलीफ में हेल्प करती हैं, पेन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है। So, and बहुत सारे हम मैनुअल टेक्निक्स भी यूज करते हैं। So initially when the patient comes to us in acute episode of pain, we start with pain management। उसमें पेशेंट का दर्द सूजन कम किया जाता है। एक बार दर्द और सूजन कम हो जाते हैं उसके बाद हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस प्रोग्राम पे लेते हैं, एंड विद अ गुड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम पेशेंट्स आई कैन से कि गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। वी बेसिकली प्रॉब्लम को हम क्योर करके दे देते हैं, बट उसके बाद पेशेंट को मेंटेन खुद से करना होता है, एंड दैट थ्रू विद अ रेगुलर गुड एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी डॉक्टर, एक सवाल मेरा था जो काफी लोगों का सवाल है ये, जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट कहीं भी जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो वो हमें टेंस देते हैं, है ना, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड कभी कभी क्या होता है किसी जगह पर अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रोवाइड नहीं होती, तो उसमें क्या पेशेंट का पूरा कोर्स मतलब इनकम्प्लीट रहता है विदाउट अल्ट्रासाउंड? ऐसे नहीं है। बेसिकली जैसे एक डॉक्टर के पास बहुत सारा स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिकेशंस होता है, उसमें से आप कुछ मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फिजियोथेरेपी में बहुत सारा टेक्निक्स होता है, बहुत सारा वेज होता है जिससे हम पेन रिलीफ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट विच इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं लाइक पेशेंट्स ऑन पेसमेकर, प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड मेनी अदर कंडीशंस, या अगर इम्प्लांट डला हुआ है वहां हम वैसे भी अल्ट्रासोनिक मशीन नहीं यूज कर सकते। सो इन दोस केसेस वी सेलेक्ट द अदर वेज टू ट्रीट द प्रॉब्लम। डॉक्टर मीता कंसल जी, ये बताइए कि जिन लोगों को सर्वाइकल का दर्द है वो लोग किन गलतियों को बिल्कुल न दोहराए, यानी इस समस्या में जरूरी परहेज क्या है आपकी साइड से? बेसिकली जो सबसे बड़ी गलती पेशेंट्स करते हैं वो ये होती है कि वो पेन में एक्सरसाइज करते हैं। जब भी उनको पेन है उन्हें लगता है अब एक्सरसाइज कर ले अब हमारा पेन ठीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मिस्टेक तो यही है। सेकंड मिस्टेक इज पेन स्टार्ट होते ही वो हॉट पैक ले लेते हैं। जी। ऑलरेडी स्वेलिंग होती है टिश्यूज में, वो स्वेलिंग एग्रीवेट हो जाती है। तो जब भी आपको अचानक से दर्द आए या बहुत सीवियर पेन है उस समय प्लीज हॉट मत लीजिए, उस समय आप कोल्ड पैक लीजिए। सपोज आपको कोल्ड पैक नहीं सूट करता है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो आप कोल्ड पैक को एक और टॉवल एक्स्ट्रा लेयर में रैप कर सकते हैं। आप टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 7 to 10 मिनट्स लेना है, तो आप 2 to 3 मिनट्स ले लीजिए। उसकी इंटेंसिटी कम कर लीजिए। फिर भी सूट नहीं करता बिकॉज एल्डरली पेशेंट है, कई बार विंटर का सीजन है, पीक विंटर्स चल रहे हैं, उस समय पेशेंट रेडी ही नहीं होते कोल्ड पैक लेने के लिए। तो उस समय फिर आप एटलीस्ट कोल्ड नहीं लेना तो एटलीस्ट हीट मत लीजिए, उस समय आप कोई भी पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस ऑफ द पॉस्चर। अगर आप पॉस्चर अवेयरनेस नहीं रखेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका पेन बार बार एंड अप करेगा। आप चाहे मेडिकेशन लीजिए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, पेन सेटल होगा लेकिन पेन फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिजियोथेरेपी सेशंस में जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज बताई गई है उसको आप कंटिन्यू रखिए। हमेशा कहा जाता है, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि इन एक्सरसाइजेस को आपने कंटिन्यू रखना है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो वही एग्जिस्ट कर रही है, लैपटॉप वर्क आपका वही एग्जिस्ट कर रहा है, फोन यूजेज वही एग्जिस्ट कर रहा है। सो जस्ट फ्यू सेशंस लेने से या 2-4 दिन एक्सरसाइज कर लेने से आपका पेन परमानेंटली नहीं जाएगा। जी
तो इसलिए एक्सरसाइजेस जैसे भी आपको एडवाइस करी गई है, आप प्लीज उनको कंटिन्यू रखिए एंड एक्सरसाइज को एंजॉय करके करिए, उसे गोल समझ के मत करिए। डॉक्टर मेरा सवाल ये था कि जैसे काफी पुराना सर्वाइकल हो जाता है और गैप कहते हैं कि ज्यादा आ जाता है, तो उसमें क्या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है या फिर वो मतलब एक्सरसाइज या फिर जैसे आपने बताए हैं बहुत सारे घरेलू उपचार उनको करने से ही ठीक किया जा सकता है? जी, सर्जरी बहुत ही रेयर केसेस में रिक्वायर्ड होती है। हम्म। मैक्सिमम केसेस में कंजर्वेटिवली ही सर्वाइकल की कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है। जी। मेडिकेशन सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके, जी। देन रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम अंडर फिजियोथेरेपी गाइडेंस, medication part if it is required, the severity of pain is too high, so medication part के through surgery is rarely indicated. ओके। डॉक्टर आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए क्या सुझाव होगा आखिरी में? मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, थोड़ा सा जल्दी उठिए मॉर्निंग में, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन एंड प्राणायाम विल कीप योर स्ट्रेस लेवल्स लो, which will provide you with which will give you more positivity and a positive outlook towards life and the most important, अपने posture का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज को एंजॉय करिए, एक्सरसाइज एक ब्लेसिंग है, उसको एंजॉय करिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों आज की इस खास शो मेडिकल स्पीकिंग में डॉक्टर विनीता ने हमें सर्वाइकल की समस्या से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी दी। यकीनी तौर पर ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। डॉक्टर विनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। साथियों उम्मीद करते हैं कि जो लोग सर्वाइकल के दर्द से परेशान हैं वो इस शो को देखने के बाद एक बात जरूर सोचेंगे कि आखिर वो क्यों अपनी जिंदगी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। अगर आपने इस शो को देखने के बाद अपने लाइफस्टाइल को बदल लिया तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब हुई। हम आपसे अगले शो में फिर मिलेंगे एक और नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।